नमस्कार, भारत लाइव का खास कार्यक्रम सुबह सवेरे आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निषेध ठाकुर। सुबह सवेरे कार्यक्रम में हम आपको बिहार की राजनीति से जुड़ी उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं जो अब तक आप तक नहीं पहुंची है और अब तक आपने उन खबरों के बारे में कुछ जाना नहीं है। उन खबरों को लेकर हम सुबह सवेरे कार्यक्रम में हाजिर हुए एक बार फिर से, और हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए खुद बाबा मौजूद है। रोजाना की तरह बाबा से समझेंगे कि आखिर किस तरीके से बिहार की सियासत को वो खबरें प्रभावित कर रही हैं। सबसे पहला जो खबर है बाबा, नीतीश कुमार का जो नेटवर्क है वो पूरी तरीके से फेल होता जा रहा है। कई ऐसे उदाहरण हैं जिसके बाद यह कहा जा सकता है। देखिए निषेध, आप लोग अक्सर जब नेताओं से बात करते हैं, उनका बाइट लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को पता चलती हैं कि आखिरी माहौल क्या है, किस तरफ जा रहा है, बयानों से क्या पता चल रहा है और बयान के पीछे की कहानी क्या है। पर्दे के पीछे वाली कहानी ज़्यादा असरदार होती है। आपने देखा होगा अक्सर कि कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब अमित शाह ने नीतीश कुमार से पूछा कि कहीं मन आपका इधर उधर डोल तो नहीं रहा है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि सवाल ही नहीं है, खूंटा मजबूत है एकदम, ऐसा गाड़े हुए हैं कि यहाँ से हिल ही नहीं सकते हम। लेकिन 2 दिन के बाद उनका खूंटा भी कबर गया और घर द्वार सब लेकर के चले गए। अब स्थिति ये है कि वो भीतर की बात थी। वर्तमान जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का पूरा नेटवर्क फेल है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, और किसी ने तो ये कहा नहीं, तो हम ओवरलैप क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे भी कहानी होगी। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा जो कारण है वो हम 3 मोर्चे पर देख रहे हैं कि नीतीश कुमार का नेटवर्क फेल नजर आ रहा है। पहला मोर्चा कि उनके साथ रहने वाले उनके साथ नहीं हैं। आप कुर्नी चुनाव से उसका तुलना नहीं कर सकते हैं। आपको अगर तुलना करना है तो आप पीछे चले जाइए। 2 सीटों पर उपचुनाव हुआ, गोपालगंज और मोकामा में। वहाँ नीतीश कुमार साथ में नहीं थे और न जीतन राम मांझी नजर आए। तो फिर कहीं ना कहीं एक बात तो सामने नजर आई ना कि इन दोनों को लेकर के जो बातें सामने थी वो स्पष्ट कर रही थी कि नीतीश कुमार का नेटवर्क फेल है, साथ में उनके लोग नहीं जुड़े हुए हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि राष्ट्रीय जनता दल पिछले 10 दिनों से जो एक्ट कर रही है उस पर नीतीश कुमार का इंटेलिजेंस जो है वो काम करना बंद कर चुका है। पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल सामने से तो दिखा रहा है कि हम नीतीश कुमार के साथ पूरी मजबूती से हैं, लेकिन जगदानंद सिंह की पूर्ण वापसी और पुनः वापसी के बाद उनका लगातार बैठकों का करना, अपने विधायकों और अपने शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत करना और उस बातचीत का असर दिखना। हालांकि उन्होंने कहा कि हम महागठबंधन एकजुट है, लेकिन ये तैयारी कुछ अलग दिशा में जा रही है और यहाँ भी इंटेलिजेंस उनका फेल है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुढ़नी में नीतीश कुमार जी जब सरकार में हैं तो उनके इंटेलिजेंस को ये बताना चाहिए था कि कहाँ पर उनका वोट फिक्स्ड है, उसको संभालना। लेकिन यहाँ दूसरे दिशा में उनके उम्मीदवार से लेकर के उनकी पार्टी इंतजार कर रही है। हमने खबर किया था, उस खबर में हमने बताया था रातों रात में कि दबाव बहुत ज़्यादा तेजस्वी यादव और ललन सिंह पर है, क्योंकि देखिए एक को भूमिहार वोट ट्रांसफ़र कराना है और दूसरे को यादव वोट, और सबसे अधिक संख्या में यही दोनों वोट है। यहाँ भी नीतीश कुमार का इंटेलिजेंस अब तक काम नहीं कर रहा है। दावे के साथ नहीं कह सकते हैं कि आपका भूमिहार वोट और यादव वोट आपके तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जा करके गेम चेंज करने का कोशिश तो किया है, लेकिन अब उनके बाद क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये चर्चा का विषय बन गया है कि नीतीश कुमार जी का इंटेलिजेंस फेल है, और वहीं शराबबंदी जो सबसे महत्वपूर्ण उनका फैसला था, उस फैसले पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, लोग सड़क पे उतरने लगे हैं। ये भी एक इंटेलिजेंस फेल का ही लोग तो कह रहे हैं कि खोल भी दे अब अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल ये चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार जी का शराबबंदी में आप देखिए ना, अवैध इसका कारोबार कितना फल फूल रहा है, कालाबाजारी एकदम चरम पर है। नीतीश कुमार जी को अपील करना पड़ता है कि आप छोड़ करके आइए, आपको 1 लाख रुपया देंगे। जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहा हो होम डिलीवरी करके, वो आपके 1 लाख रुपया के लिए धंधा छोड़ के आएगा? आप में है शक्ति, आपका इंटेलिजेंस है, तो आप उसको रोक के दिखाइए। नहीं संभव हो रहा है।
चलिए, तो इस खबर के बारे में आपने जाना। दूसरी खबर यह है कि सुशील मोदी राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो संकट मोचन की भूमिका में अब आने वाले हैं। निश्चित आप लोगों को याद होगा कि सुशील मोदी की राजनीति कैसे चलती है। कभी कभी होता क्या है ना कि एक कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, आप लोगों ने भी पढ़ा ही होगा, कि जब बाढ़ आता है तो कौन किस पर सवार हो जाए ये कहना मुश्किल होता है। सब अपना अपना जान बचाना शुरू करते हैं। वैसा ही बाढ़ बिहार में आ गया है। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है। जब जब भारतीय जनता पार्टी पर बिहार में संकट आता है तब तक सुशील मोदी याद आते हैं, और दूसरी तरफ जब जब नीतीश कुमार की स्थिति भी खराब होती है तो सुशील मोदी याद आते हैं। कारण कि सुशील मोदी वो कड़ी हैं जो 2013 में नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हों। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में से सबसे प्रबल दावेदार हैं। लगातार वो 2013 से ही चर्चा कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को बनाया और इसको लेकर के नीतीश कुमार अलग हुए। उसके बाद सुशील मोदी पर केंद्रीय जो नेतृत्व का दबाव पड़ा, उस दबाव में कहीं ना कहीं सुशील मोदी थोड़ा सा नरम जरूर हुए। लेकिन जैसे 2015 का चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरी तरह से हाथी पर सवार थी कि हम तो हर हाल में जीत जाएंगे, हार गई, तो उसे सुशील मोदी याद आया। संकट मोचक बन करके सुशील मोदी ने 2 साल के भीतर भारतीय जनता पार्टी को फिर सत्ता में ला दिया, और नीतीश कुमार जो खुद को वहाँ असहाय महसूस कर रहे थे उनको सहायता दे दिया, और बिहार में फिर से सरकार बदल गई। नीतीश कुमार ने कहा था कि वो लालू प्रसाद का जिस तरह का कार्यशैली है उससे वो काफ़ी असहज महसूस कर रहे हैं, और सहज महसूस करने के लिए भाजपा में गए। उसके बाद फिर 2020 का चुनाव हुआ, वहाँ भी सुशील मोदी ने हर तरह से नीतीश कुमार का जो भी ग्रीवांसेस था, जो उनका डिमांड था, सारा पूरा करवाया। यहाँ तक कि आपको याद होगा कि जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होना था उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को आकर के कहना पड़ा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। सुशील मोदी ने ये सब कर दिया, लेकिन सुशील मोदी 2020 के बाद अब बिहार से बाहर हो गए। अब एक बार फिर से 2 साल के भीतर ही सत्ता परिवर्तन हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को सुशील मोदी याद आए हैं, और नीतीश कुमार तो भूले ही नहीं हैं। नीतीश कुमार तो अक्सर ये बात कहते हैं कि ये स्थिति ही नहीं आती अगर सुशील मोदी हमारे बीच में होते। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुशील मोदी एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। हालांकि नूरा कुश्ती दोनों के बीच में चल रही है, और ये बिहार की जनता के साथ साथ सभी समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखना होगा कि क्या एक बार फिर से सुशील मोदी, महागठबंधन में तो अभी असमंजस की स्थिति दिख रही है, तो क्या एक बार फिर से सुशील मोदी संकट मोचन का काम करेंगे? बिल्कुल, यही बात मैं कह भी रहा हूं कि सुशील मोदी एक बार फिर से फ्रेम में आ गए हैं। और आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अन्य नेतृत्व के अलावे, उनकी केंद्र में उपस्थिति होनी चाहिए क्योंकि राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन बिहार के छोटे से छोटे मुद्दे पर भी आप सुशील मोदी का सबसे पहले बयान सुनिएगा, और नीतीश कुमार को ये दर्शाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप वहाँ असहज हैं और आपकी कुर्सी भी छीन ली जाएगी। भाजपा के ट्रम्प कार्ड चिराग पासवान माने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं, और कहीं ना कहीं जो चाचा पशुपति पारस है वो भी कंफर्टेबल नहीं अपने भतीजे के सामने कर पा रहे हैं। तो ट्रम्प कार्ड बन रहे हैं चिराग पासवान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने लिए रास्ता खोज लेती है। जब जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से संकट में होती है तो अपने लिए वो रास्ता खोज लेती है, और वो जगह भी खोज लेती है जहाँ से उसे कुशन मिल जाए। आप देखे होंगे कि जिस तरह से बिल्कुल छोड़ दिया था भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को, और चिराग पासवान की पार्टी के साथ क्या हुआ, उनके संगठन के साथ क्या हुआ, उनके सांसदों के साथ क्या हुआ, चुपचाप देखती रही भारतीय जनता पार्टी। इसका दुख और मलाल दोनों चिराग पासवान को था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से, अपने काम के लिए किसी को भी कहा जाता है कि अपना बना लेती है। आपने देखा होगा नीतीश कुमार को भी, नीतीश कुमार भी गुस्सा में आए थे, फिर वापस आए। इसके अलावा जीतन राम मांझी को आपने देखा होगा, फिर आए। इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है। चिराग पासवान सबसे ज़्यादा इसलिए प्रभावी हो गए हैं कि बिहार में यदि नेताओं की आप गिनती करना शुरू करें 1, 2, 3, 4 से, और जिनकी राजनीति आगे आने वाले समय में और ज़्यादा मजबूत होने वाली है, उसमें तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को समकक्ष कहा जाता है।
तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव जैसे ही अपने हाथ में कमान संभालते हैं तो सीधे याद आती है भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान। और चिराग पासवान को आपने देखा कि किस तरह से हम लगातार इसकी चर्चा कर रहे हैं, और ये चिराग पासवान का मेहनत और राजनीतिक सूझबूझ ही है कि उनको बार बार भारतीय जनता पार्टी उनके दरवाजे पर आकर के दस्तक देती है। इससे पहले उपचुनाव में मोकामा को, बिल्कुल मोकामा चुनाव में आप देखे होंगे कि अंतिम समय में चिराग पासवान को लाने के लिए खुद अमित शाह, जैसा कि चिराग पासवान कहते हैं कि अमित शाह ने पहल किया था। और इस बार भी हालांकि बातें तो कई तरह की हो रही थी, बीच में आपने देखा संजय जायसवाल के बयान पर बवाल भी हुआ था, लेकिन उसी संजय जायसवाल ने चिराग पासवान को धन्यवाद भी दिया और आगे आने वाले चुनाव में आग्रह भी किया कि आप आकर के चुनाव प्रचार करें। उनकी टीम लग चुकी है और निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा बात को कि जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपने वोटरों को जगह पर लाने के लिए और अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे हैं, वहीं जो सूचनाएं हमारे तक आई हैं, और आप लोग कुर्नी में तो गए ही थे, कुर्नी में खास करके जो निर्णायक वोटर हैं शेड्यूल कास्ट के, जो लगभग 80 से 90 हज़ार के आसपास हैं, इनका वोट एक बल्क में जाता है, ये इधर उधर नहीं होते हैं, इनका वोट जहां जाना होता है वहीं जाता है। और ऐसी स्थिति में ये वोटर जो है चिराग पासवान का इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही चिराग पासवान पहुंचेंगे वहां, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है उनका ट्रम्प कार्ड है, चिराग पासवान जाएंगे और वोटों का अब देख लीजिएगा कि एक बड़ा असर पड़ने वाला। चाचा के जाने से कोई असर? चाचा तो घूम करके आ गए, उनकी पूरी टीम घूम ली, लेकिन असर नहीं पड़ा, तभी तो चिराग पासवान को चिट्ठी लिखने की जरूरत पड़ी। इसलिए आप समझ लीजिए कि चिराग पासवान ट्रम्प कार्ड है। तेजस्वी, ललन सिंह, नीतीश कुमार, सब लोगों के, जीतन राम मांझी, सारे लोगों ने शक्ति लगा ली है। अब अंतिम शक्ति के रूप में चिराग पासवान वहां जाएंगे। 3 तारीख को उनका कार्यक्रम तय हुआ है और वहां जाकर के क्या वो चेंजेस लाते हैं ये नजर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझी जी और कुशवाहा जी इन दिनों काफ़ी करीब नज़र आ रहे हैं, साथ आ गए हैं एक तरीके से कहें तो। देखिए निश्चित, जीतन राम मांझी की बात करें या उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो दोनों महागठबंधन के साथ हैं। महागठबंधन के साथ इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी भी पूरी तरह से जनता दल यूनाइटेड ने उपेंद्र कुशवाहा को स्वीकार नहीं किया है। जैसे आप देखते हुए कि आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई गेस्ट आ जाता है तो या तो उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है या फिर तिरस्कार किया जाता है, 2 ही बात में आप कर सकते हैं। वर्तमान परिस्थिति में जो उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति है उससे देखने से लग रहा है कि वो सहज नहीं है, और यही कारण है कि उनके बयानों को भी नोटिस किया जा रहा है। आपने सुना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ही नीतीश कुमार को सबसे पहले प्रधानमंत्री बनाने का बात कहे थे, उस समय खूब अच्छे लग रहे थे, लेकिन आज कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर उपेंद्र कुशवाहा भी संतुष्ट नहीं है और जीतन राम मांझी भी संतुष्ट नहीं है। पहली बात तो ये कि जिस तरह का कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसको लेकर के न मांझी खुश हैं और न उपेंद्र कुशवाहा खुश हैं। दूसरा, शराबबंदी को लेकर के दोनों ने बयान दिया है, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा है कि शराबबंदी तो लागू करना अच्छी बात है, लेकिन ये पूरी तरह से सफल नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि शराबबंदी ने उच्च वर्ग के लोगों को तो नहीं, माने हाई प्रोफाइल लोगों को तो नहीं, लेकिन निचले वर्ग के लोगों को, जो रोजी रोजगार रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, या शराब के बिना, ताड़ी के बिना लोग नहीं रह सकते हैं, वही उनके जीविका का साधन है, ऐसे लोगों को जेलों में ठूंसा जा रहा है। तो शराबबंदी असफल है। यहाँ दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें, हाल फिलहाल में आपने देखा होगा निकाय चुनाव को लेकर के जबरदस्त चल रही है, उस झमेले में दोनों कूद गए, जहां एक तरफ बार बार निकाय चुनाव, और जो कि दुखद भी है क्योंकि निकाय चुनाव लड़ने वालों का पैसा लगातार जा रहा है, खर्च लगातार हो रहा है और उनको देने वाला कोई नहीं, रिकवरी होगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से निकाय चुनाव का घोषणा होना और लोगों का सशंकित होना आप देख रहे होंगे। कई ऐसे मेयर उम्मीदवार हैं, कई जो पार्षद उम्मीदवार हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि चुनाव होगा नहीं होगा ये साफ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, और ऐसी स्थिति में हम लोग पूरी तरह से परेशान हैं। पैसा पूरा बर्बाद हमारा हो रहा है। पहले शिफ्ट में भी हो गया, अभी दूसरे शिफ्ट में हो गया। लोग अभी भी संशय की स्थिति में है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के बीच में जबरदस्त झमेला भी चल रहा है, जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के 17 साल के शासन
को दिखाते हुए ये कहा है कि अति पिछड़ा समाज के लिए नीतीश कुमार ने बहुत सारे काम किए हैं। वो चाहते हैं कि अति पिछड़ा को उनका अधिकार मिले, और इसको लेकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने का भी काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि ये चुनाव हो और अति पिछड़ों को उनका हक मिले। इस पूरे मामले पर विस्तृत हम रिपोर्ट आप जानेंगे ही, आप लोग लेकर के आइएगा। लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि जो अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। एक प्रिंटिंग मिस्टेक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोनों आमने सामने थी। ललन सिंह और सुशील मोदी में खूब बाकी युद्ध हुआ, लेकिन उसके बाद इन सब बातों के बाद जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर के बातें कही कि वो चाहते हैं कि निकाय चुनाव हो जाए, वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी का कहना है कि कोई माई का लाल नहीं है जो इस चुनाव को रोक दे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ये हम लोग पूरा वादा करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इन सारी बातों के भीतर भी कोई बात है क्या, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा बहुत पुराने साथी हैं महागठबंधन में दोनों, और खास करके कहा जाए तो उसमें आप मुकेश सहनी को भी जोड़ सकते हैं। ये तीनों एक गुट थे। एक बार फिर से भले ही जदयू में है उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन अपनी उपेक्षा के कारण वो अपने लिए भी जमीन और कुशन तलाश कर रहे हैं, ऐसा कहा गया। हालांकि उन्होंने इनकार किया है, लेकिन चर्चाएं ज़बरदस्त हैं। तो ऐसी स्थिति में देखने वाली बात ये होगी कि दोनों की दोस्ती क्या रंग लाती है। चलिए, चर्चाएं ज़बरदस्त है और बाबा ने विस्तार से तमाम उन राजनीतिक खबरों को आप तक पहुंचाया है, आपको बताया है जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताई है। और सुबह सवेरे कार्यक्रम में हमने तमाम उन खबरों को आपको बताया है जो आप तक पहुंचनी चाहिए थी। फिलहाल इस स्पेशल जो हमारा शो है उसमें इतना ही। रोजाना हम आपको सुबह सवेरे कार्यक्रम में मिलेंगे। फिलहाल मुझे और बाबा को दीजिए इजाजत। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।